नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के इक़्तिदार का खात्मा होने वाला है और अब वो ऐलान भी कर रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं और निगरान आएंगे और निगरान के बाद फिर मुस्तकिल आएंगे। मुस्तकिल आने के लिए भी वो खुद ही तैयारियां कर रहे हैं कि वापस हमने ही आना है। वो दरून खाना भी बता रहे हैं, एलानियाँ भी बता रहे हैं और आपस में ताने बाने बुने जा रहे हैं। इस पर ज़रा कुछ चीज़ें हैं, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, वो आपसे शेयर करूँगा, ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि एक नवाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं, वो कहाँ हैं, वो कहाँ पे अपने लिए वज़ारत उज़्मा किन से मांग रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें, वो कहाँ पे किस दर पे मौजूद हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं और वो वज़ारत उज़्मा हासिल करने के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए वो कहाँ पे हाज़िरियाँ दे रहे हैं। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर बिलावल भुट्टो के साथ सरदारी साहब हैं, फिर जनाब इमरान खान साहब हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो शहबाज शरीफ साहब किस दर पे हाज़िरी दे रहे हैं, बड़े ही दिलचस्प सूरत हाल है। उससे पहले कुछ और चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। उसकी वजह यह है कि हम आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से भी पूछेंगे कि जनाब आखिर क्या माजरा है कि आप उन लोगों को वज़ारत उज़्मा और इक़्तिदार देना चाहते हैं जो आपसे मांग नहीं रहे और जो आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, जो आपके साथ मिल बैठ के बात करना चाह रहे हैं और मुल्क को मसाइल से निकालना चाह रहे हैं। आप उनके साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं, बैठना तो दूर की बात है, उनसे आप बात ही नहीं, आप उनका नाम ही नहीं सुनना चाहते, आप उनके नाम पे पाबंदी लगवा रहे हैं। ये सारी डिस्कशन आपसे करते हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ साहब बहुत अरसे से अखबारात की, मीडिया की ज़िनत है और वो बहुत ही दबंग किस्म के जज तस्वर किए जाते हैं और लेकिन वो बेंच में बैठ काम नहीं करते वो, और काफ़ी अरसे से वो बेंच में नहीं बैठ रहे, यानी कि अदालती वर्क नहीं काम कर रहे। उनके खिलाफ जब से रेफरेंस आया और उसको रेफरेंस में कामयाब नहीं हो सका, सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया, तब से वो उखड़े उखड़े भी नजर आते हैं और ख़त किताबत करते रहते हैं अपने अंदर ही, कभी रजिस्ट्रार साहब से, कभी चीफ जस्टिस साहब से, कभी ऑनरेबल जजेस से, और उसके बाद कभी कभी मीडिया में भी नजर आते हैं, बल्कि अक्सर नजर आते हैं। तो सूरत हाल क्या है इस वक्त, क्योंकि कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उससे पहले भी लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और बहुत ज़्यादा, और उन पे एक साल की कारकर्दगी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है कि किस जज साहब ने कितने मुकदमात निपटाए, और वो बड़ी दिलचस्प है और वो एक साल की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है 2 फरवरी 2022 से 1 फरवरी 2023 तक का डाटा है। एक साल में मजमूई तौर पर 22,843 मुकदमात निपटाए गए और गुज़श्ता एक साल में 20,707 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हुए, नए मुकदमात। और इस तरीके से 2 फरवरी 2022 को ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,706 थी और 1 फरवरी को 52,590 थी। तो ये एलामिया। अब जो मजमूई तौर पर जो मुकदमात निपटाए गए वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस बेंच ने कितने मुकदमात निपटाए। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का बेंच नंबर 1 बेंच कहलाता है। उस बेंच ने जी 243 दिनों में काम किया, एक साल में 243 वर्किंग डे थे और 8,796 मुकदमात निपटाए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बेंच ने, जिसकी सरबराही जनाब उमर अता बंदयाल साहब करें। 8,796 मुकदमात निपटाए, 243 दिन उन्होंने काम किया अदालत में बैठ के, कोर्ट रूम में। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने 247 दिनों में, उमर अता बंदयाल साहब 243 डेज और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने 247 दिनों में 4,664 मुकदमात निपटाए। उसके बाद सीनियर मोस्ट जज दूसरे हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उन्होंने 158 दिनों में 3,126 मुकदमात निपटाए, यानी टॉप 3 पे ये रहे। 8,796, 4,664 और 3,126। अब जस्टिस काजी फायज़ साहब का नंबर आता है। जस्टिस काजी फायज़ साहब ने 188 दिन काम किया है, 188 दिन, और उन्होंने निपटाए हैं 1,323 मुकदमात सिर्फ, यानी 3,000 जस्टिस सरदार तारिक साहब ने और 4,664 जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, 8,796 जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, लेकिन काजी साहब ने 1323 मुकदमात निपटाए। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कारकर्दगी रिपोर्ट है एक तरह की, क्योंकि ऑनरेबल जज जितने ज्यादा मुकदमा निपटाएंगे उनकी कारकर्दगी उतनी ही ज्यादा अच्छी कहलाएगी। बाकी भी ऑनरेबल जजेस के इस तरीके से बहुत सारे मुकदमात हैं, लेकिन उसमें हर किसी ने अपने अपने मुताबिक काम किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 90 एक साल में 90 मरतबा बतौर जज सरबराह रहे बेंच के, तो उन्होंने भी अपने मुकदमात निपटाए। तो इस तरीके से 1431 उन्होंने मुकदमात निपटाए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। खैर बाकी तमाम जजेस की है, लेकिन मैं टॉप 4 का मैंने आपको बता दिया, चीफ जस्टिस साहब, और उसके बाद नंबर टॉप 3 ये बता दिया। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन। तो अब आते हैं जी वज़ारत उज़्मा के लिए दौड़ लगी हुई है और जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, सब के सब
लगे हुए। पहले तो ज़रा ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब किधर हैं। नवाज शरीफ साहब पहले यूएई आए और यूएई से उन्होंने जरदारी साहब से मुलाकातें की और उसके बाद लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई और गड़बड़ होने के बाद जरदारी साहब के साथ उनके मामला सेट ना हो सके और अभी तक की इतला यही है कि अभी तक यही कुछ चल रहा है। तो वो सऊदी अरब गए हैं और सऊदी अरब का आपको पता है कि हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा रसूख है, यूएई का भी सऊदी अरब का भी दोस्त ममालिक हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथी भी हैं। लिहाजा सऊदी अरब में गए हैं क्योंकि यूएई में जरदारी साहब का ज़्यादा असर रसूख है और सऊदी अरब में नवाज शरीफ साहब का ज़्यादा है। लिहाजा वो वहाँ पे हैं, मरीम साहबा भी वहाँ पे हैं और वहाँ पे जोड़ तोड़ कर रहे हैं और रास्ता तलाश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस दोबारा मिल जाए उनको और हर सूरत में। और मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान में उनके जो हैं माउथ पीस वो कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि इमरान खान साहब का पता साफ किया जाए। और कल की भी बहुत ज़्यादा जोर लगाया अता तारड़ साहब ने और जावेद लतीफ़ साहब ने और दीगर जो हैं, खासतौर पे ये कैंप है मरीम साहबा का और नवाज शरीफ साहब का, वो इसमें काफ़ी मेहनत करते रहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का मैं अलग से बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब तो वहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए रास्ते हमवार हों। पहले भी वो जब NRO 1 हुआ था मुशर्रफ साहब का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब से रिलीफ मिला था और फिर किंग अब्दुल्ला ने अपने जहाज़ में उनको वापस भेजा था। लिहाजा उसके बाद फिर वो भी NRO 1 का हिस्सा बने और उनको भी पॉलिटिक्स में वापस आने की इजाज़त मिली, वरना 10 साल का मुआहदा करके गए थे। अब आते हैं यूएई से। आपको यूएई ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के बारे में। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब उधर हैं और उनको अब वो बाहर से कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी जानिब बिलावल साहब जो हैं यूएई से जरदारी साहब पाकिस्तान चले गए और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहब सऊदी अरब चले गई क्योंकि ज़रा जोर ज़्यादा लग रहा है और काफ़ी तगो के साथ कोशिश की जा रही है। अब हालांकि अवाम पाकिस्तान में है, इलेक्शन पाकिस्तान में होना है, वोट पाकिस्तान में है, लेकिन फैसले बाहर से करवाए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। उसके बाद आते हैं बिलावल साहब। बिलावल साहब जो हैं वो फ्रांस गए और फ्रांस से वो अमेरिका चले गए और वो अमेरिका में अपनी तगोदौ कर रहे हैं क्योंकि बाइडन इंतजामिया के साथ, जो बाइडन के साथ पीपल्स पार्टी के अच्छे मरासम हैं और जब वो नायब सदर थे बाइडन उस वक्त के ज़माने से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बाइडन 2 दफ़ा पाकिस्तान भी आ चुके हैं, उनको निशान इम्तियाज़, निशान पाकिस्तान भी नवाजा जा चुका है। गिलानी साहब के ज़माने में आए थे, जरदारी साहब सदर थे, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त से लेके ये सिलसिला चल रहा है। तो लिहाजा बिलावल साहब अमेरिका में। इस दौरान स्विस वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का विजिट करते हैं। ये बाबर चीमा साहब का एक तहरीर है और स्विस वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में वो कहते हैं कि अजीबोगरीब है जी हमारी पॉलिसी कि स्विस वज़ीर ख़ारजा आते हैं लेकिन ना हमारे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में है, ना वज़ीर ममलिकत उनसे मुलाकात करती हैं और उनको एयरपोर्ट से लाने के लिए भी कोई तगड़ा अफसर भी मौजूद नहीं था। लिहाजा उनका इस्तकबाल भी ऐसे हुआ जैसे ना होने वाला था और वो 3 दिन रहे पाकिस्तान में और 3 दिन रहने के बाद वो वापस चले गए और उनकी ना वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई यानी कि बिलावल भुट्टो से, ना वज़ीर ममलिकत से मुलाकात हो सकी यानी कि हिना रब्बानी खान से। और ये दोनों हैं कहाँ अभी तक कुछ पता नहीं। और बिलावल साहब का पता ही है कि वो अमेरिका गए हुए थे और हिना रब्बानी खान साहब का नहीं पता था। तो बिलावल साहब निजी दौरे पे थे अमेरिका और वहीं पे वो क़याम फरमा रहे थे और 11 तारीख तक उनका वापसी नहीं हो सकी थी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं कि वज़ारत उज़्मा के लिए वो अमेरिका के कोशिश कर रहे हैं कि जनाब बाइडन जो उनके लिए कुछ रास्ते हमवार करें और कोई अहकामात सादिर करें। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब उधर और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के लिए, आपको मालूम है कि वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की के आगे पीछे जा रहे हैं। वो कहते हैं जनाब आप कहेंगे सुबह है, हम कहेंगे सुबह है, आप कहेंगे शाम है, हम कहेंगे शाम है, आप कहेंगे महकमा ज़राअत हमें दे दें, महकमा ज़राअत आपका हो, आप कहेंगे फला महकमा, सारे महकमे आप ले लें, लेकिन मुझसे ज़्यादा ताबेदार वज़ीर आज़म कोई नहीं हो सकता। लिहाजा बाजवा साहब ने भी उनके बारे में कहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो काफ़ी डरपोक आदमी है और उनकी वज़ीर भी उनकी बात नहीं सुनते और वज़ीर भी उनको पड़ जाते हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस एतबार से वो कहते हैं बहुत अच्छे हैं। अब ये सिचुएशन है और उसके बाद अगली मैंने बता दिया कि हर कोई बाहर है। वोटर कहाँ पे है? पाकिस्तान का वोटर है, पाकिस्तान के अवाम। इलेक्शन पाकिस्तान में होने हैं, वोट पाकिस्तान में डलने हैं, लेकिन फैसले बाहर हो रहे हैं। अब इमरान खान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं और ये सारे मिलके क्या करना चाहते हैं, ये सारे मिलके इमरान खान साहब को आउट करना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि इनको आउट करें और इनको इतना यकीन है कि इमरान खान साहब ने तो आउट हो जाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आउट ही आउट है। ये इनको यकीन है दोनों पार्टियों को, जरदारी फैमिली को भी और भुट्टो फैमिली को भी और शरीफ फैमिली को भी। इसका तो पक्का यकीन उनको दिला दिया गया कि जी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं है अभी, हालांकि इलेक्शन नहीं हुआ। तो लिहाजा अब इनकी आपस में ये रेस लगी हुई है और जरदारी साहब कहते हैं बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे, वो कहते हैं कि नहीं नवाज शरीफ साहब होंगे और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं
بھائی جان میں ہوں گا، آپ آرام کریں، میں ہوں گا۔ اب یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے صوبوں کے بھی بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ کس صوبے میں کس کا اقتدار ہوگا۔ یہ تو ہے اس وقت کا ہمارا ایک مذاق، اور یہ پورا کا پورا مذاق جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اسی لیے بڑے افسوسناک طریقے سے اس دفعہ ہمیں مودی نے امبیرس کیا، نریندر مودی نے، بھارتی وزیر اعظم نے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تو چھوڑ دیں، پاکستان تو کی بات ہی نہ کریں، وہ تو اپنے وزن میں خود ہی خدا نخواستہ۔ تو یہ ظاہر ان کو کہنے کا موقع اس لیے ملا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی چیف جہاں سے منیر صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں، اور بات کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں، ملک کو آگے نکالیں۔ ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے ملک کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کے عوام جڑے ہوئے ہیں، نمبر 1 پارٹی ہے، الیکشن ہونے دیں، ہمیں آنے دیں، اور اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی، مستحکم گورنمنٹ آئے گی، 1 پارٹی کی ہوگی، اور کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی۔ اور جب بلیک میلنگ نہیں ہوگی، پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، تو اچھے ہم سخت سے سخت فیصلے کر سکیں گے، ریفارمز کر سکیں گے، اور معاشی جو ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کر سکیں گے۔ لہٰذا آپ بجائے اس کے کہ ایک مخلوط ترین حکومت، بدترین اور مخلوط ترین حکومت لے کے آئیں، بہتر ہے کہ پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں، کیونکہ اب تک کے جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 ہے، عمران خان نمبر 1 ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایک تگڑی گورنمنٹ آئے، اور وہ تگڑی گورنمنٹ آئے گی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہو جائیں گے، اور ہمیں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر تگڑی گورنمنٹ نہیں آتی تو پاکستان کمزور ہوگا، تو پاکستان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ہمارا GHQ، ہماری مسلح افواج اتنی کمزور نہیں ہے کہ ان کو ایک پارٹی آ کے ان کو کمزور کر دے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ بہت طاقتور ہیں، اور اس طاقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور طاقت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن دیں، جو جیتے اس کو اقتدار دیں، اور اس کے بعد آگے بڑھیں۔ یہ ہے صورتحال۔ اب دیکھتے ہیں جی کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت اللہ